नमस्कार। आज हम थोड़ा गहराई से बात करेंगे 2025 में भारत की आर्थिक स्थिति पर। जी। हमारे पास एक स्रोत है, भारत का आर्थिक उत्थान 2025 का एक दृश्य। ये एक समीक्षा का सारांश है। बिल्कुल। तो हमारा लक्ष्य है कि इस विश्लेषण से समझें कि भारत की अनुमानित आर्थिक वृद्धि क्या है, उसके पीछे के कारण क्या हैं, कौन से क्षेत्र खास उभर रहे हैं और हाँ, चुनौतियां क्या हैं। सही कहा। और देखिए, सबसे बड़ा सवाल यही है कि 2025 में जब दुनिया में इतनी अनिश्चितता है, भारत कैसे सबसे तेजी से बढ़ती हुई बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक बना हुआ है। हाँ, ये महत्वपूर्ण सवाल है। स्रोत बताते हैं कि वैश्विक मंदी के असर के बाद भी भारत की जीडीपी वृद्धि दर करीब 6.8% से 7.2% के बीच रहने का अनुमान है। 6.8 से 7.2%। ये तो मतलब काफी प्रभावशाली वापसी मानी जाएगी। जी हाँ, बिल्कुल। लेकिन ये आंकड़े तो ठीक हैं, पर इन आंकड़ों के पीछे की कहानी क्या है? मतलब वो कौन सी चीजें हैं जो इसे ड्राइव कर रही हैं? स्रोत क्या कहता? हाँ, तो स्रोत कई अहम कारकों पर रोशनी डालता है। पहला है वो मेक इन इंडिया 2.0। अच्छा, मेक इन इंडिया। जी। इसके तहत जो विनिर्माण क्षेत्र है, मैन्युफैक्चरिंग, उसमें अच्छी तेजी दिख रही है। खास तौर पर अगर आप देखें तो इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रिक गाड़ियां मतलब ईवीज। और ईवीज भी। हाँ, ईवीज के उत्पादन पर काफी जोर है। और ये सिर्फ बड़े शहरों तक ही नहीं है, बल्कि छोटे शहरों में भी जो सहायक उद्योग हैं वो विकसित हो रहे हैं। अच्छा, मतलब उत्पादन का थोड़ा विकेंद्रीकरण भी हो रहा है। और डिजिटल इकोनॉमी, उसका क्या जिक्र है? आजकल तो हर चीज डिजिटल है। बिल्कुल बिल्कुल। डिजिटल अर्थव्यवस्था और टेक स्टार्टअप्स, ये समझिए कि एक दूसरा महत्वपूर्ण स्तंभ है। इंटरनेट की पहुंच मजबूत हुई है, सरकारी नीतियां भी मदद कर रही हैं। स्रोत ये भी कहता है कि फिनटेक और एडटेक जैसे क्षेत्रों में नए यूनिकॉर्न लगातार आ रहे हैं। हाँ, वो तो हम देख ही रहे हैं। और साथ ही जो बुनियादी ढांचा है, इंफ्रास्ट्रक्चर, उसमें बहुत बड़े पैमाने पर निवेश हो रहा है। नए हाईवे बन रहे हैं, कई शहरों में मेट्रो नेटवर्क बढ़ रहा है, स्मार्ट सिटीज हैं। हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर पे तो काफी काम चल रहा है। जी, और इससे कनेक्टिविटी तो बढ़ी रही है, रोजगार के भी मौके बन रहे हैं। और एक और बात ही, हरित ऊर्जा वाली, ग्रीन एनर्जी। हाँ, वो भी एक अहम पहलू है। स्रोत बताता है कि भारत सौर ऊर्जा और हाइड्रोजन ऊर्जा उत्पादन में एक बड़ा वैश्विक खिलाड़ी बनने की तरफ बढ़ रहा है। अच्छा, इस पर कोई खास जानकारी स्रोत में है? जी, स्रोत के अनुसार भारत ने काफी महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखे रिन्यूएबल एनर्जी के लिए, और उम्मीद है कि 2025 तक सौर ऊर्जा क्षमता में काफी अच्छी वृद्धि होगी। ये एक तरह से जलवायु परिवर्तन से लड़ने की प्रतिबद्धता भी दिखाता है और ऊर्जा में आत्मनिर्भरता की तरफ भी एक कदम है। सही है। अब अगर हम अलग-अलग सेक्टर्स की बात करें, तो सेवा क्षेत्र, सर्विस सेक्टर, उसका दबदबा तो होगा ही। वो तो है ही। आईटी सर्विसेज, बीपीओ और अब फिनटेक और पर्यटन, ये सब तो विकास के मुख्य इंजन हैं ही। लेकिन एक दिलचस्प बात जो स्रोत बताता है वो है कृषि तकनीक, मतलब एग्रीटेक, और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में जो बदलाव आ रहे हैं। अच्छा, जैसे टेक्नोलॉजी का बेहतर इस्तेमाल, सटीक खेती के लिए ड्रोन का उपयोग वगैरह, और सरकारी योजनाओं से भी ग्रामीण आय बढ़ाने पर ध्यान दिया जा रहा है। और वो जो वित्तीय समावेशन वाली बात है, फाइनेंशियल इंक्लूजन, यूपीआई ने तो क्रांति ला दी है। हाँ, और स्रोत इसे एक बहुत बड़े बदलाव के तौर पर देखता है। यूपीआई और डिजिटल बैंकिंग का दूर दराज के इलाकों तक पहुंचना, खासकर गांव देहात में, ये अभूतपूर्व है। सही बात है। इससे करोड़ों लोग पहली बार फॉर्मल बैंकिंग से जुड़े हैं, सरकारी योजनाओं का पैसा सीधे पहुंच रहा है, छोटे कारोबारों को भी फायदा हुआ है। हाँ, ये तो बहुत बड़ा बदलाव है। अच्छा, ये तो हुई सेक्टर्स की बात, लेकिन इन सबको मुमकिन बनाने में सरकारी नीतियों का क्या रोल रहा है? इससे सरकारी नीतियां बहुत महत्वपूर्ण रही हैं। वो जो पीएलआई स्कीम्स है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव वाली, हाँ, पीएलआई स्कीम्स। उन्होंने कई बड़ी विदेशी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को भारत में निवेश करने के लिए खींचा है। स्रोत कहता है कि खासकर मोबाइल फोन और फार्मा में इसका असर साफ दिखा है। अच्छा, और व्यापार और निवेश के मोर्चे पर, मतलब ग्लोबल ट्रेड और इन्वेस्टमेंट? वहां भी रुझान सकारात्मक है। जैसे ऑस्ट्रेलिया और यूएई के साथ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट हुए हैं, और एफडीआई मतलब प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए माहौल को और बेहतर बनाने की कोशिश हुई है। इससे निवेशकों का भरोसा बढ़ा है। साथ ही जीएसटी और लेबर कानूनों में भी जो सुधार चल रहे हैं, उनसे व्यापार करने में आसानी, मतलब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बेहतर बनाने की कोशिश है। ठीक है, ये सब सुनने में तो काफी सकारात्मक लग रहा है, लेकिन क्या स्रोत कुछ चुनौतियों या चिंताओं की भी बात करता है?
हर कहानी के दो पहलू होते हैं। बिल्कुल। और सोत ने इस बात का ध्यान रखा है, एक संतुलित नजरिया दिया है। सबसे बड़ी चिंता जो बताई गई है वो है रोजगार। रोजगार। हाँ, लेकिन ग्रोथ तो हो रही है। हाँ, आर्थिक विकास तो है, लेकिन उतनी संख्या में अच्छी क्वालिटी वाले रोजगार पैदा करना, खासकर युवाओं के लिए, ये एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। और अल्प रोजगार मतलब अंडर एम्प्लॉयमेंट, वो भी एक मुद्दा है। ये तो एक पेचीदा मसला है। विकास दर अच्छी हो पर रोजगार न बढ़े। और क्या चिंताएं हैं? दूसरी बड़ी चिंता है महंगाई, यानी मुद्रास्फीति पर नियंत्रण रखना, खासकर खाने पीने की चीजों और ईंधन की कीमतों में जो उतार चढ़ाव आता है। हाँ, वो तो आम आदमी को सीधे असर करता है। बिल्कुल। इसके अलावा ग्रामीण अर्थव्यवस्था में जो कभी-कभी संकट आ जाता है, जैसे मौसम की मार पड़ गई या किसानों को उपज का सही दाम नहीं मिला, उस पर लगातार ध्यान देने की जरूरत है। स्रोत कहता है कि इन मुद्दों से निपटने के लिए लगातार कोशिश करनी होगी। और बाहरी फैक्टर्स मतलब दुनिया की अर्थव्यवस्था का असर? हाँ, वो तो हमेशा रहता है। वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताएं, जैसे अगर विकसित देशों में मंदी आती है या फिर तेल की अंतर्राष्ट्रीय कीमतें या कोई भू राजनीतिक तनाव जैसे युद्ध या ट्रेड वॉर, ये सब भारत की रफ्तार को प्रभावित कर सकते हैं। ये बाहरी जोखिम है। सही है। तो इन सब बातों को समेटते हुए 2025 में भारत की आर्थिक दिशा पर स्रोत का ओवरऑल निष्कर्ष क्या निकलता है? देखिए, कुल मिलाकर स्रोत यही बताता है कि 2025 में भारत की आर्थिक दिशा मजबूत और स्थिर दिखती है। हाँ, चुनौतियां अपनी जगह हैं, पर फंडामेंटल्स मजबूत लग रहे हैं। भारत के पास एक बहुत बड़ी युवा आबादी है, डिजिटल क्षेत्र में बढ़त है और सरकार के प्रति सुधारों के प्रति प्रतिबद्धता दिखती है। ये सब मिलकर भारत को एक अहम ग्लोबल ग्रोथ इंजन बना रहे हैं। हाँ, और ये समझना भी जरूरी है कि ये आर्थिक बदलाव दुनिया में भारत की जगह को कैसे बदल रहे हैं। बिल्कुल। तो ये सब सुनने के बाद और इस प्रभावशाली वृद्धि को देखते हुए एक सवाल मन में जरूर आता है। स्रोत विकास की बात तो कर रहा है, आंकड़े भी अच्छे हैं, लेकिन क्या ये विकास समावेशी है? मतलब क्या इसका फायदा समाज के हर तबके तक, खासकर जो हाशिए पर हैं, उन तक बराबर पहुंच रहा है? ये एक बड़ा सवाल है जिस पे शायद आगे सोचना चाहिए। ये बहुत ही प्रासंगिक और महत्वपूर्ण सवाल है। असल में आर्थिक प्रगति की असली कसौटी यही है कि वो कितनी समावेशी है, कितने लोगों की जिंदगी बेहतर बना पा रही है। इस पर बेशक और गहराई से विचार करने की जरूरत है।